नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। आज देश के लोकतांत्रिक इतिहास का ऐतिहासिक दिन। दिल्ली में संसद भवन की इमारत का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया, जिसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का भूमि पूजन किया। भूमि पूजन के बाद सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, बहाई समेत कई धर्मों की प्रार्थनाएं की गई। सरकार का लक्ष्य आजादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर 2022 तक नई संसद भवन का निर्माण कार्य पूरा कर लेने का है। नई आजादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर नए संसद भवन में संसद का सत्र आयोजित हो सके। सरकार के मुताबिक मौजूदा संसद में जगह की भारी कमी है। पुरानी संरचना और जगह की कमी की वजह से आधुनिक जरूरतों के मुताबिक उसे तैयार करना भी मुश्किल है, इसीलिए नए संसद भवन की जरूरत पड़ी। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। आज का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील के पत्थर की तरह है। भारतीयों द्वारा भारतीयता के विचार से ओतप्रोत भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। हम भारत के लोग मिलकर अपनी संसद के इस नए भवन को बनाएंगे और साथियों, इससे सुंदर क्या होगा, इससे पवित्र क्या होगा जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मनाए तो उस पर्व की साक्षात प्रेरणा हमारी संसद की नई इमारत बने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के जब पहली खुरपी उस पर चलाई जमीन पर, क्योंकि अब इसके बाद इस भूमि पूजन के कार्यक्रम के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा, तो उन्होंने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया। ये कहा कि ये एक मील का पत्थर साबित होगा कि जब हम 75वां सालगिरह का पर्व मनाएं तो उस समय नए संसद भवन में ही इसकी शुरुआत हो। और इस बीच ये सर्वधर्म प्रार्थना की भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अलग अलग धर्मों के धर्म गुरु इस दौरान यहाँ पर मौजूद थे और ये वो तस्वीरें जो अब भारतीय संसद लोकतंत्र के इतिहास में एक अध्याय के तौर पर देखी जाएंगी, जब नए संसद भवन की नींव रखी जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए संसद भवन का निर्माण नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का उदाहरण है। पीएम मोदी ने इस मौके पर उस दिन को भी याद किया जब वो संसद में पहली बार पहुंचे थे। साथियों, नए संसद भवन का निर्माण नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का उदाहरण है। ये समय और जरूरतों के अनुरूप खुद में परिवर्तन लाने का प्रयास है। मैं अपने जीवन में वो क्षण कभी नहीं भूल सकता जब 2014 में पहली बार एक सांसद के तौर पर मुझे संसद भवन में आने का अवसर मिला था। तब लोकतंत्र के इस मंदिर में कदम रखने से पहले मैंने सिर झुकाकर, माथा टेककर लोकतंत्र के इस मंदिर को नमन किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि सालों से नए संसद भवन की जरूरत महसूस की जा रही थी। उन्होंने कहा कि नए भवन में कई ऐसी चीजें होंगी जिससे सांसदों की कार्यक्षमता बढ़ेगी। अभी लोकसभा अध्यक्ष जी भी बता रहे थे कि किस तरह बरसों से मुश्किलों भरी स्थिति रही है। बरसों से नए संसद भवन की जरूरत महसूस की गई है।
ऐसे में ये हम सभी का दायित्व बनता है कि 21वीं सदी के भारत को अब एक नया संसद भवन मिले। इसी दिशा में आज ये शुभारंभ हो रहा है और इसलिए आज जब हम एक नए संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू कर रहे हैं तो वर्तमान संसद परिषद के जीवन में नए वर्ष भी जोड़ रहे हैं। साथियों, नए संसद भवन में ऐसी अनेक नई चीजें की जा रही हैं जिससे सांसदों की एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनके वर्क कल्चर में आधुनिक तौर तरीके आएंगे। अब जैसे अपने सांसदों से मिलने के लिए उनके संसदीय क्षेत्र से लोग आते हैं, तो अभी जो संसद भवन है उसमें लोगों को बहुत दिक्कत होती है, आम जनता को दिक्कत होती है, नागरिकों को दिक्कत होती है। आम जनता को अपनी कोई परेशानी अपने सांसद को बतानी है, कोई सुख दुख बांटना है, तो इसके लिए भी संसद भवन में स्थान की बहुत कमी महसूस होती है। तो नया संसद भवन जब बनकर तैयार हो जाएगा तो पुराने को म्यूजियम में तब्दील कर दिया जाएगा। और सीधे इस पर चलते हैं मेरे सहयोगी मंजीत नेगी के पास। देखिए मंजीत, खुद अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने ये कहा कि नए और पुराने के सह अस्तित्व की एक मिसाल होगी। आप वहां मौजूद हैं, किस तरह के रिएक्शंस आपको मिल रहे हैं? मीनाक्षी, इस वक्त हम यहाँ पर जहाँ पर कार्यक्रम खत्म हुआ है, प्रधानमंत्री निकले हैं, तमाम सांसद यहाँ पर थे। हमारे साथ जगदम्बिका पाल हैं जो बीजेपी के सांसद हैं। जगदम्बिका जी, किस तरह की अनुभूति आपके बीच इस वक्त, जिस तरह प्रधानमंत्री ने कहा कि जो सांसदों की संख्या बढ़ेगी, जो जरूरतें बढ़ेगी, उसका ध्यान रखा गया नई संसद में? आप अगर मुझसे मेरी अनुभूति पूछते हैं तो मुझे लग रहा है कि जिस समय तो लाउड बोले सर, मुझे उस तरह की अनुभूति हो रही है कि जिस तरह से देश में जब एक आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई होगी और उस आज़ादी के बाद जब इस लोकसभा में संविधान की रचना हुई, लोकसभा में बैठ करके लोगों ने अंत्योदय, गरीबों की शिक्षा, विकास के लिए किया होगा और जिस तरह से आज़ादी में लोगों ने अपना बलिदान दे दिया, आज का ये क्षण इतना ऐतिहासिक है कि इस लगता है नए लोकसभा के भवन में, जिसमें हम सब साक्षी होंगे कि राष्ट्रहित सर्वोपरि होगा। जिस तरह से आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि आज हमारा संकल्प क्या होना चाहिए कि आज 21वीं सदी का जो विश्व में भारत बने, तो आज वो प्रेरणा दिया है। अभी हमारा दायित्व तो खत्म नहीं हुआ। अंत्योदय से अगर राष्ट्रोदय की तरफ बात आज उन्होंने कही है, नूतन से लेकर के और पुरातन के सहअस्तित्व की बात कही है, तो ये बातों का मर्म केवल ये है कि उस समय आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, अभी 93 वर्षों तक उसमें बैठ करके हमने देश के लिए कानून बनाया, देश के लिए हमने विकास के लिए, गरीबी के लिए, शिक्षा के लिए, उन सारी चीज़ों के लिए काम किया। लेकिन अब इस देश को दुनिया का एक मजबूत लोकतंत्र बना करके, दुनिया के सामने एक आत्मनिर्भर भारत बना करके और दुनिया का विश्व गुरु बनाने की जो दिशा है, उसका आज संकल्प लिया है सांसदों ने। और एक सांसदों की एक अलग अनुभूति हो रही कि जैसे हमारा दायित्व बढ़ गया और हमारा ये लोकतंत्र, जिसके बारे में लोग कहते थे कि शायद भारत में लोकतंत्र नहीं चल पाएगा, और आज वो लोकतंत्र की तरफ। किस तरह की चीजें ध्यान में रखी गई हैं नई संसद में? क्या क्या सुविधाएं होगी? जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग अपने सांसद से मिलने आते थे उनके लिए जगह नहीं होती थी, सीटों की संख्या कम थी और तमाम चीजों की दिक्कतें थी, वो कैसे दूर होंगी? कोविड-19 की तो कभी कल्पना नहीं थी। कोविड-19 के बाद जिस तरह से ये चला है मानसून सत्र कि लोकसभा के सदस्यों को राज्यसभा के चैम्बर में बैठना पड़ता था, राज्यसभा के सदस्यों को लोकसभा के चैम्बर में, और तब हमने 25 बिल पास किया। तो ये जो नया भवन बनेगा वो सब जरूरतों का ध्यान होगा कि अगर इस तरह से भी होगा तो उसकी संख्या 1000 इतर से ज्वाइंट जो हमारा अभी तक सेंट्रल हॉल है, तो स्वाभाविक है कि जो हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते थे, केवल रिन्यूएट कर सकते थे। अब मुझे लगता है कि दुनिया की इको फ्रेंडली होगी, दुनिया की सबसे ज्यादा एक सेवा करने के लिए, सुरक्षा के लिए, और जिस तरह से सदन की कार्रवाई के लिए सारी अपने एक एक टेबल पे सारी डिजिटल सारी चीजें गैजेट मौजूद होंगी, और हर सांसद को के यहाँ अभी तक बैठने की कोई जगह नहीं थी, और स्वाभाविक लोकतंत्र में वो अपने
मतदाताओं के प्रति जिस तरह से उत्तरदायित्व होता है, तो वो उसको भी ध्यान में रखा गया। मुझे लगता है कि सेंट्रल हॉल, लोकसभा राज्यसभा के चैम्बर या सारी चीजों को, जो विश्व की कोई शायद ये सबसे आधुनिक भवन होगा लोकतंत्र। बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से जगदम्बिका पाल जी ने कहा कि तमाम चीजों का ध्यान रखा गया है जो नया भवन मीनाक्षी बनने जा रहा है। जी बिल्कुल, और ये बात अभी हम सुन रहे थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री भी स्पीच उन्होंने दिया इस कार्यक्रम के बाद, तो उनका ये साफ तौर पर कहना था कि सांसदों की जरूरत के हिसाब से और आगे अब जैसे काम हो उसके मद्देनजर ये एक अहम कदम होने जा रहा है और नए और पुराने का एक सह अस्तित्व यहां से दिखाई देगा। किसानों ने कहा सरकार उनके लिए तीनों कानूनों को रद्द करे। सरकार ने कहा कानून रद्द नहीं होगा। किसानों ने कहा हम इससे कम पर नहीं मानेंगे। सरकार ने कहा हम कानून में बदलाव के लिए तैयार हैं। किसान आंदोलन में शरीक हुआ हूं, तो उसमें मैंने हमेशा देखा है एपीएमसी के चुंगल से हमें मुक्ति मिले, यही तो देश के किसानों की मांग थी। और एपीएमसी भी रहेगी, ये जो कानून है उसमें एपीएमसी भी रहेगी, एमएसपी भी रहेगा, सरकारी खरीद जो होती है वो भी रहेगी, और लेकिन दूसरी भी एक विंडो अपॉर्चुनिटी की किसान के लिए मिलेगी, जहां ज्यादा दाम मिलेगा वहां वो बेचेंगे। लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं। उनको लगता है कि जिस हित और हक के लिए खुले आसमान के नीचे सियासी घमासान को तैयार है, उनका वो हक पूरा नहीं हो रहा है। जो ड्राफ्ट भारत सरकार ने दिया था वो ड्राफ्ट हमको मान्य नहीं है। 3 बिल हैं, मेन रूप से उनके बिल वापसी नहीं होते, यह आंदोलन जब तक जारी रहेगा। और चीजों पे जो होगी इसके बाद में बातचीत सरकार से होगी नहीं होगी, उनका नया ड्राफ्ट आएगा, उसके बाद में बात उनसे कब होगी वो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। हम सब लोग साथ में हैं। संवाद की स्थिति में थोड़ा झुकना पड़ता है, थोड़ा रुकना पड़ता है, लेकिन यहाँ झुकने और रुकने वाली स्थिति दिख नहीं रही है। तो आगे क्या होगा? तो आगे अब किसानों ने आर पार वाली रणभेरी बजा दी। एक के बाद एक हम दिल्ली की सड़कों को जाम करते जाएंगे और पूरे देश में आंदोलन किस प्रकार से गतिमान हो उसके लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। मगर जब तक 3 अध्यादेश निरस्त नहीं होंगे हमारी जंग जारी रहेगी। सरकार के साथ किसानों की 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन उस बातचीत में कुछ नहीं निकला। इसलिए उम्मीद थी कि जब सरकार कृषि कानून में संशोधन के लिए तैयार हो गई है तब शायद किसान मान जाए, लेकिन किसान झुकने को तैयार नहीं। उन्हें तीनों कृषि कानून रद्द चाहिए तो चाहिए, सरकार भले ही सुधारों की लिखित गारंटी दे रही हो। इसलिए सरकार के प्रस्ताव को देखने के बाद उन्होंने आपस में बैठक की और निकले तो इस विमर्श के साथ कि सरकार का प्रस्ताव सिर्फ एक दबाव है और उस दबाव में आने वाले नहीं। संघर्ष को आगे बढ़ाने का आज नए फैसले दिए हैं। किसानों ने न सिर्फ सरकार के सुधार प्रस्ताव को रद्दी की टोकरी में डाल दिया, बल्कि दिल्ली के बॉर्डर पर जमे आंदोलन को और बढ़ाने का ऐलान कर दिया। किसानों का पहला फैसला यह है कि जब तक तीनों कानून रद्द नहीं होते आंदोलन नहीं रुकेगा। दूसरा फैसला यह है कि 14 दिसंबर को बड़ा आंदोलन होगा, पूरे देश में धरना देंगे, जिला जिला धरना दिया जाएगा। तीसरा फैसला यह है कि 12 दिसंबर तक जयपुर दिल्ली हाईवे पूरी तरह बंद रहेंगे। चौथा फैसला यह है कि नए कानूनों के खिलाफ देश भर में रोज प्रदर्शन जारी रहेंगे। पांचवा फैसला है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिल्ली कूच करने को कहा गया है। और छठा फैसला यह है कि बीजेपी के विधायक, सांसद और मंत्रियों का घेराव करेंगे, बहिष्कार करेंगे। 14 तारीख को पूरे देश में धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। धरने के साथ साथ ये दूसरी स्पेसिफिक जो दिल्ली के इर्द गिर्द के प्रांत है, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये एक दिन के लिए दिल्ली चलो की काल देते हुए धरने लगाएंगे। दूसरे देश के जो हिस्से है साउथ ईस्टर्न इंडिया, साउथ इंडिया, वहाँ वो लोग 14 तारीख के बाद भी इन धरने प्रदर्शनों को जारी रखेंगे अनिश्चित काल के लिए। किसानों ने अपनी तरफ से अपना रुख साफ कर दिया है, लेकिन लगे हाथ बातचीत की एक गुंजाइश भी खोल रखी है। वो हाईवे भले बंद कर दे, लेकिन सरकार से बातचीत और संवाद का रास्ता वो बंद नहीं करना चाहते। अगर सरकार द्वारा कोई प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे। किसान सड़क पर है तो सरकार भी अन्नदाताओं के लिए परेशान है। जब किसानों ने आर पार की जंग का ऐलान कर दिया
तो केंद्र की हलचल और बढ़ गई। मंगलवार को इस मामले में डायरेक्ट एंट्री लेने वाले गृह मंत्री अमित शाह के घर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंच गए। साफ है कि किसानों की नाराजगी दूर करने में सरकार जुट गई है। श्वेता सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। सरकार ने किसानों को समझाने की कोशिश की और उम्मीद छोड़ी नहीं। प्रस्ताव खारिज होने के बाद सरकार में मंथन जारी है। बुधवार शाम कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। सरकार चाहती है कि बातचीत जारी रहे, भरोसा बना रहे। पांच दौर की बात हो गई, भारत बंद भी हो गया, गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हो गई, लेकिन सारी मुलाकात के बावजूद बात नहीं बनी। पूरे दमखम के साथ, पूरे एकता के साथ, पूरे इत्तेफाक के साथ ये आंदोलन लड़ेंगे। पूरे भारतवर्ष के लोग लड़ेंगे और लड़कर जीतेंगे। सरकार को पीछे जाना पड़ेगा। जहाँ एमएसपी जारी रहेगा, जहाँ इसका रजिस्ट्रेशन रहेगा, टैक्स देगा, एपीएमसी में सौदा की जाएगी, जहाँ है किसान है जो कोर्ट में जा सकता है, ऐसी सौदों से बात नहीं बनेगी। इसके अंदर कुछ ना कुछ लुकाया गया है। जबकि सरकार किसानों की चिंता दूर करने के लिए कानून में बदलाव को भी तैयार हो गई थी, लिखित गारंटी के साथ। सरकार खुले मन से किसानों के साथ चर्चा कर रही है और लोकतंत्र में चर्चा के द्वारा ही समाधान होता है, यह हमारा विश्वास है और वैसे ही होगा, ऐसा हमें पूरी उम्मीद है। अब आप विस्तार से ये समझिए कि किसानों की सबसे बड़ी 5 मूल आशंकाएं क्या थी और सरकार उनके समाधान के लिए लिखकर क्या क्या दे रही थी। किसानों की आशंका है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा और कृषि उपज का व्यापार निजी हाथों में चला जाएगा। सरकार कह रही है कि वो एमएसपी की खरीद व्यवस्था के लिए लिखित आश्वासन दे रही है। किसानों की आशंका है कि सरकारी मंडियां कमजोर होंगी और किसान निजी मंडियों के चंगुल में फंस जाएंगे। सरकार ये प्रावधान करने को तैयार है कि राज्य सरकार निजी मंडियों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू कर सकती है। किसानों की आशंका थी कि अगर कोई विवाद हुआ तो सिविल न्यायालय में जाने का विकल्प उनके पास नहीं है, जिससे न्याय न मिलने का डर है। सरकार कह रही है कि अतिरिक्त सिविल कोर्ट में जाने का विकल्प भी दिया जा सकता है। किसानों की आशंका है कि बड़े उद्योगपति उनकी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। सरकार कह रही है कि किसान की जमीन पर स्पॉन्सर कुछ बनाने के लिए ना तो कर्ज ले सकेगा और ना ही उसको बंधक रख सकेगा। सरकार के तमाम सिपहसालार डैमेज कंट्रोल में लगे हैं। किसान विरोधी इमेज ना बच जाए, इसलिए कवायद हो रही है। मोदी सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों ने मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन इस मोर्चेबंदी से भी बात बनती नहीं दिख रही है। मामला कितना गंभीर है, इसको इस बात से समझ सकते हैं कि मंगलवार को भारत बंद था और मंगलवार को ही शाम होते होते ये खबर तेज हो गई कि अब गृह मंत्री अमित शाह सीधे किसानों से बात करेंगे। उन्होंने 13 किसान नेताओं से बात की, लेकिन बात रात के अंधेरे में गुम हो गई। मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकला। होम मिनिस्टर रिक्वेस्ट किया कि आप हमारा अमेंडमेंट स्वीकार कर लो और कुछ अमेंडमेंट आएगा तो हम भी वो भी स्वीकार करेंगे बाद में। किसान अपनी मांग पर अड़े हैं, जिसके कारण सरकार का लिखित आश्वासन भी काम नहीं आया। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और अनीशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। भारत को दुनिया के बड़े देश भले ही बाजार के तौर पर देखते हैं, लेकिन बुधवार को हैदराबाद में एक अलग तस्वीर नजर आई। दुनिया के 64 देशों ने हैदराबाद में बन रही कोरोना वैक्सीन को देखा। ये देश भारत से कोरोना वैक्सीन की खरीदारी कर सकते हैं। दुनिया ने देखी हिंदुस्तान की ताकत। हैदराबाद में 64 देशों के राजदूत। कोरोना को हराने के लिए भारत तैयार। I was really impressed to see how far you have come. मानवता से पीएम मोदी के वादे का प्रमाण। पूरी मानवता को इस संकट से बाहर निकालने के लिए काम आएगी। कोरोना कूटनीति का मास्टर स्ट्रोक।
पूरी दुनिया को कोरोना महामारी से उबारने के लिए भारत विश्व गुरु की तरह आगे आया है। इसका सबूत दुनिया के अलग अलग देशों के 64 राजदूतों ने हैदराबाद में अपनी आंखों से देखा। उन्होंने भारत बायोटेक का दौरा किया, जहां कोवैक्सीन बन रही है। कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही जंग में आज विदेशों के करीब 50 से ज्यादा राजनयिक इस भारत बायोटेक की फैसिलिटी का दौरा कर रहे हैं। इस हैदराबाद के जिनोम वैली में स्थित फैसिलिटी का दौरा कर ये विदेशी राजनयिक भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के फेज 3 और इसके सक्सेस, इसकी सफलता के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। खास बात यह कि कोवैक्सीन देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन है। इसका फेज 3 ट्रायल्स देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहा है और अब ये राजनयिक इस वैक्सीन के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करेंगे। भारत बायोटेक के चेयरमैन और एमडी डॉक्टर कृष्णा एला ने राजदूतों को ब्रीफ किया। उन्होंने बताया, दुनिया की 33% वैक्सीन इसी जीनोम वैली में बनती है। हैदराबाद में FDA से स्वीकृत सबसे बड़ी वैक्सीन सुविधा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यहाँ बनने वाली वैक्सीन पूरी मानवता के लिए उपलब्ध होगी। 26 सितंबर को पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के जरिए पूरी दुनिया को कोरोना से निपटने में भारत की मदद का भरोसा दिया था। सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के तौर पर आज मैं वैश्विक समुदाय को एक और आश्वासन देना चाहता हूं। भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन और वैक्सीन डिलीवरी क्षमता पूरी मानवता को इस संकट से बाहर निकालने के लिए काम आएगी। हैदराबाद पहुंचे राजदूतों ने भारत बायोटेक के साथ ही बायोलॉजिकल ई कंपनी का भी दौरा किया। उन्होंने वैक्सीन बनाने में भारत की तेजी और मानवता के प्रति समर्पण की खुले दिल से सराहना की। I was really impressed to see how far you have come, how dedicated you are working in order to combat the COVID-19 virus, how really focused you are on helping humanity. It's not just a commercial interest, it's not just a nation first interest, you're really connecting with the rest of the world. ये कोरोना काल में भारत के हितों की रक्षा करने के साथ ही पूरी दुनिया की मदद करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रण का सबूत है। भारत ने 190 से ज्यादा देशों के राजनयिक मिशनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को वैक्सीन बनाने की जानकारी दी थी। अब राजनयिकों को उसका प्रमाण दिखाया गया है। कोरोना काल में भारत ने न केवल अपनी बल्कि दुनिया भर के देशों की मदद करने का दृढ़ निश्चय बना लिया है। इसी के चलते पहले 190 देशों के राजनयिकों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को जानकारी दी और अब कई सारे राजनयिकों को हैदराबाद ले जाकर उसका प्रमाण भी दिखाया। हैदराबाद के बाद इन्हें दूसरे शहरों में ले जाया जाएगा, जहां वो कोरोना को परास्त करने के भारत के संकल्प को देख सकेंगे। दिल्ली में गीता मोहन के साथ आशीष पांडे, हैदराबाद, आज तक। बंगाल में चुनाव को लेकर पहले से ही तनाव की स्थिति है और आमने सामने का संग्राम है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे पर आज जो बड़ी खबर आ रही है, डायमंड हार्बर जाने के दौरान उनकी गाड़ी को रोका गया। बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। कैलाश विजयवर्गीय की कार के शीशे टूटे और पथराव का भी आरोप है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने यह काफिला रोका और इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी के शीशे जो है वो टूटे, क्योंकि पथराव की घटना यहां पर हुई। ये बंगाल दौरे का दूसरा दिन, कल वहां पर पहुंचे थे और वहां से जेपी नड्डा ने कहा था कि 200 से ज्यादा सीटें बीजेपी लाएगी और पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कॉन्वॉय पर हमला हुआ और कई बड़े नेताओं को भी चोट आई है। कैलाश जी एक है, कैलाश जी क्या हुआ था, पूरा प्रकरण बताइए, कैसे चोट लगी और क्या हाल? देखिए, नड्डा जी की गाड़ी के पीछे हमारी गाड़ी थी। उन्होंने एकदम नड्डा जी की गाड़ी पे हमला किया। उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी तो उनको तो कुछ नहीं हुआ, बाकी हमारी गाड़ी पूरी तोड़ दी। आगे पीछे से हमारे ड्राइवर भी घायल हुआ, हमारी सिक्योरिटी के लोग भी घायल हुए और मुझे भी चोट आई है। और टारगेट करके नाम ले लेके वो लोग चिल्ला के गालियां दे रहे थे और पथराव कर रहे थे। और शर्म की बात है कि पुलिस अधिकारी वहीं खड़े थे। टीएमसी के झंडे भी थे और गाड़ियों को, बाइक्स को और समर्थकों को भी चोट आई है। क्या लगभग 50 से ज़्यादा हमारी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल्स उन्होंने रोक ली है, उन लोगों की पिटाई की है। पता नहीं उसमें से कितने लोग बचेंगे, कितने मरेंगे, अभी कुछ नहीं कह सकते, पर 50 से ज़्यादा मोटरसाइकिल वालों को रोक रखा है।
उनकी पिटाई कर रहे थे वहाँ। हमने उनको छुड़वाया, एक को अपनी गाड़ी में लेकर भी आए हम, पर वहाँ इतनी अराजकता थी कि रुकना ही बहुत मुश्किल था। क्या संदेश जा रहा है इससे? देखिए, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, यहाँ इस सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं समझता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस प्रकार का स्वागत करना ये बंगाल की संस्कृति तो नहीं है, और ममता जी बंगाल को बदनाम कर रही सारी दुनिया के अंदर। बंगाल की जनता को इसका जवाब देना चाहिए आने वाले विधानसभा चुनाव में। क्या गृह मंत्रालय से इसकी बात करेंगे, इस पर कैसे आगे बढ़ेंगे? गृह मंत्री जी को बताएंगे तो सही, और रिपोर्ट भी देंगे हम अपनी। जहां एक और प्रदर्शन हो रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर पथराव भी। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। और इस वक्त मनोज्ञा दक्षिण 24 परगना से हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, हमने तस्वीरों में देखा, देखिए चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में इस तरह की हिंसा कोई नई बात नहीं है, लेकिन इससे पहले दिलीप घोष के काफिले पर हमला हुआ। कुछ देर पहले आप ही बता रही थी कि जेपी नड्डा जब यहां पहुंच रहे थे तो उनको कोई सिक्योरिटी नहीं दी जा रही थी, जिसको लेकर चर्चाएं चल रही थी। और अब तो ये जिस तरह की पथराव की घटना सामने आई है, ये बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं दिखाई दे रही है जमीन पर। स्थिति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मैं इस समय हूं दक्षिण 24 परगना में। भले ही 50 से 100 किलोमीटर तक की दूरी हो कोलकाता से, लेकिन जिस तरह से हमला हुआ है ये अपने आप में बताता है कि जहां प्रदर्शन हो रहे थे, तृणमूल कांग्रेस के समर्थक झंडे लेकर थे, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के समर्थकों और पूरी गाड़ी पर हमला हुआ है। ये गाड़ी है मुकुल रॉय की। मुकुल रॉय न सिर्फ बंगाल में बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये हालत बड़ी बड़ी गाड़ियों के किए गए हैं, जिसमें ड्राइवर को, नेताओं को, कई लोगों को चोट आई है, और छोटे छोटे ईंटें भी नहीं, कई गाड़ियों में तो बड़े बड़े पत्थर और ईंटें भी आपको दिखाई देंगी जो पड़ी हुई हैं अंदर, जो बता रही हैं कि किस कदर से, क्या इसके पीछे क्या मंशा थी, क्या इसे सोच समझ कर किया गया था, या सिर्फ समर्थकों को देखकर दूसरे समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस पर फिलहाल अभी न तो राज्य सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है और न ही तृणमूल कांग्रेस से। हालांकि तंज कसते हुए टीएमसी के नेताओं ने ये जरूर कह दिया है कि अगर बीजेपी के पास सारी बड़ी फोर्सेस हैं, भले ही वो बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, तो फिर वहां के नेता या उस पार्टी के नेता डर क्यों रहे हैं। जेपी नड्डा का 2 दिवसीय दौरा कई मायनों में बड़े संदेश लेकर आया है, जहां एक और भवानीपुर यानी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया, तो वहीं अब दूसरी ओर अभिषेक बैनर्जी जो न सिर्फ उनके भतीजे हैं बल्कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं और बड़े नेता माने जाते हैं पार्टी में, जिसके उनके इलाके में आकर मछुआरों से मुलाकात, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात, और उस बीच में इस तरह की एक पूरी घटना जो अपने आप में बयां करती है कि राज्य में प्रदर्शन और गणतंत्र की स्थिति किस तरह से किस तरफ जा रही है। जी मनोज्ञा, जब अमित शाह इससे पहले वहां पर आए थे तो वो भी अपने कार्यकर्ता जिसकी मौत हुई थी ऐसी एक घटना में, वो वहां उनके घर भी गए थे। और बीजेपी जब भी वहां पर अपने कैंपेनिंग के दौरान गुजर रही है तो बार बार ये आरोप लगा रही है ममता सरकार के ऊपर कि इस तरह की हिंसा में निशाना बनाया जा रहा है उनके कार्यकर्ताओं को, ये पॉलिटिकल किलिंग्स हैं। और अगर ऐसी घटनाएं जमीन पर हो जाती हैं तो फिर ये तो उस आरोप को और ज्यादा बल देती हैं। आम जनता के बीच क्या मैसेज जा रहा है इस वक्त? आम जनता अपने आप में ये संदेश देख भी रही है, सुन भी रही है, समझ भी रही है। इसके 2 पक्ष हैं। पहला, राज्य सरकार की ओर से क्या बार बार अनदेखी की जा रही है और जानबूझकर इन सारी लोगों को और इन सारी जगहों को इस तरह से आश्रय दिया जा रहा है। और दूसरी ओर कि क्या बीजेपी सिर्फ झूठे आरोप लगा रही है या उसकी पुष्टि भी हो सकती है। आज इस तरह की घटना हुई है जिसमें न सिर्फ ईंटें, पत्थरबाजी हुई है और जो नुकसान हुआ है न सिर्फ गाड़ियों का बल्कि लोगों का, चोटें आई हैं कई लोगों को। पार्टी का कहना है करीब 40 से ज्यादा लोग इस समय अस्पताल में हैं। जेपी नड्डा की गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ है, और वहीं दूसरी ओर उनकी गाड़ी या उसमें बैठे किसी भी व्यक्ति को चोट और खरोंच नहीं आई। लेकिन गाड़ी का नुकसान और गाड़ियों का नुकसान अपने आप में बयां करता है कि ये हो सकता है इसके पीछे मंशा कुछ और हो। हालांकि जो संदेश बीजेपी बार बार देना चाहती है और जो सवाल उठा रही है कि बंगाल में क्या अराजकता का माहौल है अगर इस तरह की घटनाएं हुई हैं, क्योंकि कल ही बीजेपी के सांसद दिलीप घोष ने चिट्ठी लिखी है गृह मंत्री को और सवाल उठाए हैं सिक्योरिटी लैप्सेस के। इनके पूरे कॉन्वॉय में या तो पायलट नहीं दिया जा रहा है या पुलिस की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। ये बात सच है कि पायलट नहीं दिया जा रहा है और उसमें आगे जो गाड़ियों का पूरा कॉन्वॉय या काफिला रहता है राज्य की ओर से, उसमें जिस तरह की मुस्तैदी बाकी राज्यों में होती है उस तरह की मुस्तैदी नहीं है। लेकिन क्या इसके ये आयाम और अंजाम होंगे, ये देखने वाली बात है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे मनोज्ञा, बने रहिए आप हमारे साथ। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर मौजूद हैं और लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और आज जो ये घटना सामने आ गई है, अब इसे लेकर अलग अलग तरह के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, डायमंड हार्बर माननीय नड्डा जी का बैठक है, रामकृष्ण मिशन में जाएंगे।
वो ऐसा उपद्रुत जगह है जहां पंचायत चुनाव में एक भी नॉमिनेशन करने किसी को नहीं दिया गया था। अभिषेक बनर्जी का वो लोकसभा क्षेत्र है, वो उसको एक जमींदारी और आइलैंड बनाकर रखा गया है। आज वहाँ कार्यक्रम में ना पहुँच पाए, इसलिए पूरे रास्ता में और एंटी सोशल्स को जमा किया गया है। और कल रात को हमारे कार्यकर्ता जब तैयारी कर रहे थे, झंडा लगा रहे थे, उनको मारपीट किया गया। आज सुबह भी मारपीट हुई है। अभी खबर मिली है रास्ता में गाड़ी रोक करके लोगों के साथ मारपीट किया जा रहा है। तो एक प्रकार से कानून व्यवस्था पूरा चरमरा गई है और इसीलिए बार बार 356 जारी की लोगों की दावा बढ़ रही है। होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखा था कि माननीय नड्डा जी का जो सुरक्षा व्यवस्था उसमें काफ़ी चूक हुई है। राज्य सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं था, पुलिस नहीं था, कहीं पर पुलिस था भी तो उनके सामने सारा उत्पात किया गया है। तो दोनों पक्षों के अपने अलग अलग दावे, लेकिन यहाँ पर ये देखना दिलचस्प है कि विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल की जमीन में जिस तरह से बीजेपी उतर रही है वो कहीं ना कहीं टीएमसी को, ममता बनर्जी को परेशान जरूर करती है। हमारे साथ मनोज्ञा भी लगातार बनी हुई है। मनोज्ञा, मुख्य तौर पर लड़ाई जिस बात का जिक्र हम सुबह के डिबेट में भी कर रहे थे, टीएमसी और बीजेपी के बीच में है। ममता बनर्जी, उनकी पार्टी, बीजेपी के जो नेता केंद्र से आते हैं उनको कह देती हैं कि वो बाहरी हैं, तो वहीं उनका ये दावा लगातार ये कहता है कि देखिए कानून व्यवस्था का ये हाल है कि इन्होंने तो ये अलग देश की तरह बना रखा है कि हमारे दौरे होते हैं तो इन लोगों को दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल, ये राजनीति उहापोह है और ये राजनीति दांव पेच है। देखिए, इस तरह के सवाल और जवाब लगातार राजनीति में बनते रहेंगे, जहां मुद्दे उठेंगे भी और मुद्दे हटाए भी जाएंगे। लेकिन जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप के दौर में एक के बाद एक मुद्दा उठ रहा है और इस तरह की गतिविधियां ये आने वाले दिनों में चुनाव में हो सकता है असर करें। बार बार कार्यकर्ताओं की मौत हो रही है। बीजेपी ये हमेशा क्लेम करती रही है कि हमारे कार्यकर्ताओं की मौत होती है और अगर हमारा विधायक भी मर जाता है तो उसे आत्महत्या का स्वरूप बनाकर राज्य सरकार पेश कर देती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि अगर बंगाल में किसी तरह की किसी लोगों को दिक्कत, ऐसा है नहीं, लेकिन ये बार बार बीजेपी बढ़ा चढ़ाकर बोल रही है। इसमें सच्चाई कितनी है ये कई बार तस्वीरें बयां कर देती हैं। हालांकि जो सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी इस सर्जिकल स्ट्राइक के तहत जो 2 दिन के दौरे पर है बंगाल में जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या वो इसमें किस तरह से सफल हो पाते हैं। ये जानते हैं कि मारपीट होगी, क्योंकि जब आप अभिषेक बैनर्जी के गढ़ में, अब उनकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आ रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ा संदेश देता है। एक बड़ी दिलचस्प बात है कि बीजेपी जितनी भी रैलीज करती है वो सेंट्रल के इलाकों में ही करती है, वहां पर राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होती और ये ध्यान में रखना होता है, क्योंकि कई बार परमिशन नहीं मिलती, कई बार बाकी समस्याएं हो जाती हैं। और इन सब के बीच में बार बार प्रयास किया जाता है कि जितना संभव हो सके लोगों के बीच में जाया भी जाए, लेकिन अपना संदेश कई गुना ज्यादा पहुंचाया जाए। मनोज्ञा, ये बताइए, अब जब ये घटना इस तरह से सामने आई है, जब गाड़ियों पर पथराव हुआ है, आगे के दिन में जो कार्यक्रम था वो वैसे ही चल रहा है या उसमें कुछ तब्दीलियां हुई हैं या प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा है? कोई भी कार्यक्रम रद्द नहीं किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि जहां एक और जेपी नड्डा बंगाल में 2 दिवसीय दौरे पर रहे, तो वहीं दूसरी ओर 10 साल की रिपोर्ट कार्ड तृणमूल कांग्रेस आज रिलीज कर रही है। यानी कि पिछले 10 वर्षों में पार्टी ने क्या क्या काम किया है राज्य स्तर पर, भले ही वो 5 लाख का इंश्योरेंस हो, स्वास्थ्य बीमा हो जो हर व्यक्ति को दिया जाएगा, 10 करोड़ जनता को अब मुहैया कराया जाएगा, या फिर बाकी सारे जो उनके इतने सारे प्रकल्प जो उन्होंने बनाए हैं और जो उसको जमीनी स्तर पर कईयों को उतारा भी है सफलता के साथ, उन सब की रिपोर्ट कार्ड आज पार्टी पेश कर रही है। एक और सांसद, विधायक और मंत्री एक साथ बैठ के तृणमूल कांग्रेस की रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी सवाल उठा रही है कि आखिरकार टीएमसी सरकार ने किया क्या है। ठीक है, आपके पास लौटूंगी मनोज्ञा, लेकिन इस बीच अनुपम हाजरा राष्ट्रीय सचिव हैं बीजेपी के, उन्होंने क्या कहा अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। बीजेपी के कॉन्वॉय पे जो हमला हुआ है उसमें कई लोगों को चोट आई है, पूर्व सांसद से लेकर बीजेपी के नेता भी। अनुपम हाजरा, क्या हुआ है आपके साथ, पूरी बात बताइए, कितनी चोट लगी, क्या? एक्चुअली हम कॉन्वॉय में थे और अचानक देखा कि काफ़ी सारे बसेस कॉन्वॉय के अंदर घुसा दिया गया ताकि हम लोगों का कॉन्वॉय आगे ना निकल सके, और अचानक शुरू हो गया कि मतलब ईंटा पत्थर जो भी मतलब सामने था वो लोग मतलब फेंकने लगे गाड़ी की ओर, और मेरा सिक्योरिटी लोगों को चोट पहुंचा है और मुझे ईंट लगा है यहाँ पे, और अभी फिलहाल मेरा सिक्योरिटी जो है फर्स्ट एड में है, और गाड़ी का पिछला वाला कांच पूरा टूट गया है। तो ये प्री प्लान था क्योंकि पुलिस वहाँ पे खड़ा था, और ऐसा नहीं है कि ये रूट पहले से बताया नहीं गया है पहले से, क्योंकि हमारे सर्वभारतीय जो अखिल भारतीय प्रेसिडेंट है माननीय नड्डा जी आज आ रहे हैं, रूट स्पेसिफाई किया गया था, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करके किया गया था कि रूट कहाँ से होगा, फिर भी मतलब इस टाइप का जो आक्रमण है, तो इसमें जाहिर होता है कि मतलब बंगाल इज सफरिंग फ्रॉम एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ लॉलेसनेस। अब अभिषेक बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में है, क्या कहेंगे सांसद को?
सांसद तो कॉन्स्टिट्यूंसी में दिखते नहीं है, लेकिन जब भी बीजेपी के कोई नेता आता है तब ईंट पत्थर मतलब फेंकने के लिए लोग खड़ा कर देते हैं वो। तो ये गुंडा राज चल रहा है ममता दीदी का भी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस जो है वो मतलब एक क्वेश्चन मार्क बड़ा सा है, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। तो आपने ये पूरी बात सुनी अनुपम हाजरा की, वो लगातार ममता बनर्जी और उनके काम करने के तरीकों पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जो ये हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे वो बीजेपी के नेताओं के दौरों पर होने वाला पथराव हो, ये यकीनन, ये देखिए आपको हम दिखा भी रहे हैं विजुअल्स जो वहां से मिल रहे हैं। दक्षिण 24 परगना के कितने बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो गाड़ी के भीतर फेंके गए, जिस दौरान गाड़ी में नेता मौजूद थे। कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर यह पथराव हुआ, चोट भी उन्हें आई जिसका जिक्र वो कर रहे थे। और इससे पहले दिलीप घोष के ऊपर भी इसी तरह का पथराव हुआ था। जेपी नड्डा वहां पर दौरे पर है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2016 में राजनीतिक हिंसा की पश्चिम बंगाल में 91 घटनाएं हुई थी, 205 लोगों की मौत हुई थी। वहीं 2015 में राजनीतिक हिंसा की 131 घटनाएं हुई और इसमें 184 लोग मारे गए थे। और 2013 में राजनीतिक हिंसा में 26 लोगों की मौत हुई थी। इतनी राजनीतिक हिंसा और संघर्ष की घटनाएं किसी राज्य में नहीं हुई है, एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं। और मनोज्ञ देखिए विजुअल्स भी हम लगातार ये दिखा रहे हैं जो ये पथराव की घटनाएं सामने आई हैं। जिस तरह की परिस्थिति मनोज्ञ ग्राउंड पर बनती हुई दिखाई दे रही है टीएमसी और बीजेपी के बीच, ये तो अब साफ हो चला है कि विकास के वादे, चाहे टीएमसी आज अपना रिपोर्ट कार्ड रिलीज कर रही है, अब ये सारी बातें तो हाशिए पर चली गई हैं। इस तरह के मुद्दे चुनाव में हावी होने वाले हैं। देखिए, राजनीतिक हिंसा बंगाल में कोई नई बात नहीं है। ये पिछले कई दशकों से चलता आ रहा है कि अगर कोई पार्टी का कार्यकर्ता है और उसमें विरोधी पक्ष में के साथ है तो उसकी पिटाई, उसकी मार और कई बार हत्या की घटनाएं भी हुई हैं। लेकिन पहले के समय में और आज के समय में दो बड़ी बातों का अंतर आ जाता है। पहला कि पहले कैमराज इतने नहीं थे और पहले तस्वीरें इतनी साफ और इतनी स्पष्ट नहीं आती थी हर समय, लेकिन अब वो भी आ रही हैं और उसके साथ साथ अपना पक्ष रखने के लिए बीजेपी भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। जब तक वाम मोर्चा के खिलाफ खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, जो तत्कालीन सांसद थी उस समय, उन्होंने लड़ाई की है, भले ही वो सिंगूर हो, नंदीग्राम हो और बाकी सारी बातें हो, वहां पर भी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतरना पड़ा है और उतारा भी गया है। ये आरोप रहे हैं हमेशा वाम मोर्चा पर। लेकिन अब यही राजनीतिक हिंसा का रंग बदल चुका है और तस्वीरों में फिर वो बयां भी हो रही हैं। वहीं दूसरी ओर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे जमीनी स्तर पर अपने वर्चस्व की लड़ाई और कई गुना ज्यादा तेज होती चली जाएगी। जहां एक और सत्ता पक्ष ये जानता है और चाहता है कि वो सत्ता में रहना उनके लिए जरूरी है, क्योंकि बीजेपी के लिए भले ही पूरा राष्ट्र हो, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के लिए अपना अस्तित्व और वर्चस्व बंगाल ही है। और जिस तरह से अभी ममता बनर्जी जो कि मुख्यमंत्री हैं, एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जरूर उनके सामने है, लेकिन जो जमीन पर चुनावी लड़ाई के दौरान बीजेपी की उभरती ताकत है, ये एक चुनौती टीएमसी के लिए जरूर है। और जिस तरह की ये घटनाएं सामने आ रही हैं, यकीनन ये एक अच्छा मैसेज नहीं देती हैं। मजबूरियां कितनी भी हो, मुश्किलें कितनी भी हो, जिंदगी हर जगह अपने रंग ढूंढ लेती है। सिंघू बॉर्डर से हमारी संवाददाता मौसमी सिंह आंदोलन की आफतों के बीच हौसले बढ़ाने वाली कुछ ऐसी ही कहानियां आपके लिए लेकर आई हैं। दिल्ली से सटी सीमा पर किसानों ने 14 दिन से डेरा डाल रखा है। अपनी मांगों पर अड़े रहने की जिद के बीच जिंदगी के कई रंग भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे जालंधर से आया 7वीं में पढ़ने वाला वीर अपने पिता के साथ यहाँ आया है, लेकिन आंदोलन के साथ साथ चिंता अपनी पढ़ाई को भी जारी रखने की है। शुक्र है कि ऑनलाइन क्लास इसकी मुश्किलें कम कर रही हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन में आया वीर क्लास 7th में पढ़ता है जालंधर की कॉन्वेंट स्कूल में, और यहाँ पे अपने पापा का साथ देने के लिए वीर प्रताप आया है। तो ये देखिए इस ट्रक में है वीर और रोज अपने पापा का हाथ बटाता है, सबका हाथ बटाता है। सुबह ऑनलाइन क्लास भी करता है। कितना होशियार और होनहार बच्चा है कि यहाँ पे ठंड में ट्रैक्टर में बैठ के अपना ऑनलाइन क्लास करता है। परीक्षा हो गई है, अब थोड़ा जो भी होमवर्क होता है कर लेते हो आप। वैसे पेपर हो गया मेरे, पेपर पहले हुए थे, उस पेपर को कर बाद में स्कूल थोड़ा सा हो गया, धीमा हो गया, फिर स्कूल में पेपर अब नहीं होते, अब सब कुछ ठीक है, अटेंडेंस लगती है बस। सिंघू बॉर्डर पर ही जय वीरू की ये जोड़ी आंदोलन में युवाओं का जोश दिखा रही है। जालंधर के रहने वाले हरजिंदर और गर्मिंदर अपनी सुपर बाइक चलाकर यहाँ पहुँचे हैं। तो आप लोग सारे युवा किसान क्या करते हैं पूरे दिन?
हम पूरा दिन यहाँ पर काम करते हैं, अपना जो भी है खाना बनाते हैं, मिलकर साफ सफाई करते हैं, जो भी काम करते हैं सभी मिलके करते हैं हम। नहीं ਹੁਣ ਜਾਜੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਘਰ ਦੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹੀ ਆ। जब तक बिल वापस नहीं होते तब तक नहीं वापस जाएंगे। हाँ जी, बिल वापस करवा कर ही जाएंगे। आंदोलन कर रहे किसान महीनों की तैयारी के साथ आए हैं। सड़क ही इनका घर बन गई है। सब मिलकर खाना बनाते हैं, खाते हैं, दूसरों को खिलाते हैं और इस जंग में एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं। ये दोस्ती कभी नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे मगर साथ ना छोड़ेंगे। ये है दोस्ती और ये है याराना। यहाँ पे आपको यहाँ पे तमाम जो किसान है उनमें ये याराना नजर आएगा, ये भाईचारा नजर आएगा और शायद यही वजह है कि इस आंदोलन की अलग इतने जोर से, इतने शोर से लगातार जल रही है, दिन हो या रात। कैमरा पर्सन रितेश के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सैलानियों के लिए खोल दी गई अजंता की गुफाएं करीब 9 महीने बाद यहां पर रौनक दिखाई देगी। कोरोना के चलते बंद विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल अजंता, एलोरा और बीबी का मकबरा एक बार फिर से लोगों के लिए खुलने जा रहा है। औरंगाबाद को महाराष्ट्र का पर्यटन राजधानी कहा जाता है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से औरंगाबाद के सभी पर्यटन स्थल बंद थे। अब राज्य सरकार के निर्णय के बाद औरंगाबाद के पर्यटक स्थलों को खोलने की इजाजत दी गई है। निर्णय ऐसा किया गया है कि आज हम सभी जो टूरिस्ट प्लेसेस है जैसे एलोरा, अजंता के, देन बीबी का मकबरा, दौलताबाद फोर्ट, पांचकी, इसको आज हम क्लीनिंग करेंगे। आज उसको ओपन किया है, आज उसको क्लीन करेंगे। सिक्योरिटी की दृष्टि से उसमें अगर कुछ इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड इश्यूज है या कुछ और भी इश्यूज है, उसको ये सब करने के बाद में कल से सभी पर्यटन स्थल दर्शकों के लिए खुले किए जाएंगे। पर्यटक स्थल पर पुलिस और मेडिकल की एक टीम जांच के लिए बनाई गई है। जो टूरिस्ट की जांच करेंगे उसके बाद ही प्रवेश मिल पाएगा। जो कोविड रिलेटेड प्रोटोकॉल है जिसमें कि मास्क कंपल्सरी, यस, मास्क इज द बेस्ट वैक्सीन, 2 गज की दूरी, यस, रखनी है, सैनिटाइजर यूज करना, इतना सब करके वो काम करने वाले। सेकेंडली हमने उसमें और एक सब लोगों को बुलाए जो गाइड रहेंगे, वो सभी गाइड का हम RT-PCR टेस्टिंग करने वाले हैं। गाइड का करने वाले हैं, वहाँ पे जो दुकान चलाते हैं, ग्रोसरी शॉप चलाते हैं, उनका करने वाले हैं। टूरिस्ट सेंटर के प्लास जो होटल वाले काम करते हैं उनका करने वाले हैं, उनके लोगों का करने वाले। जहाँ पे टूरिस्ट कॉन्टेक्ट में आएंगे वो सब लोगों का RT-PCR टेस्टिंग करने वाले हैं। ये सब करने के बाद में मुझे विश्वास है और लोगों को मैंने आह्वान किया है कि आप भी जब जाएंगे तो 2 गज की दूरी का ये करके बिल्कुल पर्यटन का आनंद लीजिए। औरंगाबाद के पर्यटन स्थल खुलने के निर्णय के बाद छोटे कारोबारियों का कहना है कि वह लॉकडाउन से पहले रोजाना 500 से 800 का धंधा कर लेते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद से ही ये लोग 2 वक्त के रोजी रोटी के मोहताज हो गए। हमारा तो बहुत नुकसान है, हम घर पे बैठे, जब से घर भाड़ा, ये वो किराए, कुछ इतने एक नगर सेवक ने भी हमारी तरफ देखा नहीं। हम इतने धंधे वाले हैं यहाँ सब हाथ पे के, तो एक नगर सेवक ने भी हमको पूछा नहीं आज तक आके कि तुम्हारे घर पे क्या है क्या नहीं, तुम्हारा कैसा चढ़ा कैसा नहीं, कुछ भी नहीं। लॉकडाउन होने की वजह से हमारा नुकसान हो गया। अब हम घर बैठे और जो बैंक बैलेंस था, घर में बैलेंस था, वो पूरा खत्म हो गया। अभी कुछ हमको गोरगरीब बोल के जो मदद किया लोगों ने, उसके ऊपर हमारा गुजारिश हो गया। टूरिस्ट कम से कम टूरिस्ट आए तो इसी में हमारा चलेगा, नहीं तो हम तो घर पे जा रही 1 साल भर से पूरा घर पे बैठे हुए, कुछ भी धंधे नहीं दूसरे। औरंगाबाद टूरिज्म डेवलपमेंट फाउंडेशन के अध्यक्ष जसवंत सिंह राठौर का कहना है कि तकरीबन 12 से 15 हजार लोग पर्यटन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और वो पिछले कई महीनों से परेशान चल रहे हैं। जो छोटे छोटे लोग, जो छोटे छोटे हॉकर्स थे, ये लोगों के ऊपर भी काफ़ी बड़ा असर पड़ गया था। बिकॉज जिनके पास पैसा था 8-9 महीने में उन्होंने तो सस्टेन कर लिया था, लेकिन ये जो लोग सुबह में कमाते थे और शाम में खाते थे, इनके ऊपर काफ़ी बड़ी मार पड़ गई थी इसकी। तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव स्टेप है जिसके लिए हम हमारे औरंगाबाद के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का बहुत शुक्रगुजार है। औरंगाबाद में अगर देखा जाएंगे तो कम से कम 12 से 15 हज़ार लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट है, इस इंडस्ट्री के ऊपर।
एक होटल अगर आप लेते हो तो मान लो 400-500 लोग एक होटल में काम करते हैं, ऐसे हमारे पास में कई होटल्स है, तो एक टोटल फिगर देखें तो 10 से 12 हज़ार तक तो 100% मिल जाएगी आपको। जसवंत सिंह ने यह भी बताया कि जिस तरह मराठवाड़ा में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उसी तरह से टूरिज्म इंडस्ट्री के लोग भी आत्महत्या करने की कगार पर आ गए थे। यहाँ की नौबत ऐसी आ गई थी कि जैसे फार्मर्स मराठवाड़ा में सुसाइड करने के लिए फेमस थे, हमको कहीं ये डर लग रहा था कि कहीं यहाँ के लोग अभी सुसाइड की तरफ ना जाए, और उसके पहले ये स्टेप हो गया। गवर्नमेंट का भी हम काफ़ी आभारी है कि उन्होंने ये स्टेप लेके मॉन्यूमेंट्स खोल दिए। कोरोना के चलते इस बार टूरिज्म पैकेज नहीं ले रहे लोग निजी वाहनों से कर रहे छोटी मोटी यात्राएं कर रहे हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़ी महिला का कहना है कि औरंगाबाद में ज्यादातर टूरिस्ट चाइना, जापान से आते हैं, लेकिन कोरोना के कारण इंटरनेशनल फ्लाइट काफी बंद है, जिससे जो विदेशी टूरिस्ट आते थे उनकी संख्या ना के बराबर रहेगी। इंटरनेशनल फ्लाइट्स ओपन नहीं हुए हैं अभी, तो अभी हम ज़्यादातर डोमेस्टिक के ऊपर ही ध्यान देंगे, और जो भी ओपन हो रहा है अभी, जितना भी हुआ है एकदम ना के बराबर से तो अच्छा है कि थोड़ा सा ओपन हुआ है, और बहुत आशा करते कि नेक्स्ट ईयर धीरे धीरे वो भी हमारे इंटरनेशनल टूर जो चालू रहते थे वो भी चालू हो जाएगा। व्यापारियों को उम्मीद है कि नवंबर-दिसंबर में लोग घूमने निकलते हैं, टूरिज्म बढ़ेगा और फिर एक बार जिंदगी अपनी पटरी पर लौटती नजर आएगी। औरंगाबाद से इसरार चिश्ती के साथ आज तक ब्यूरो। सरकार ने किसानों को समझाने की कोशिश की और उम्मीद छोड़ी नहीं। प्रस्ताव खारिज होने के बाद सरकार में मंथन जारी है। बुधवार शाम कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। सरकार चाहती है कि बातचीत जारी रहे, भरोसा बना रहे। पांच दौर की बात हो गई, भारत बंद भी हो गया, गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हो गई, लेकिन सारी मुलाकात के बावजूद बात नहीं बनी। पूरे दमखम के साथ, पूरे एकता के साथ, पूरे इत्तेफाक के साथ ये आंदोलन लड़ेंगे। पूरे भारतवर्ष के लोग लड़ेंगे और लड़कर जीतेंगे। सरकार को पीछे जाना पड़ेगा। जहाँ एमएसपी जारी रहेगा, जहाँ इसका रजिस्ट्रेशन रहेगा, टैक्स देगा, एपीएमसी में सौदा की जाएगी, जहाँ है किसान है जो कोर्ट में जा सकता है, ऐसी सौदों से बात नहीं बनेगी। इसके अंदर कुछ ना कुछ लुकाया गया है। जबकि सरकार किसानों की चिंता दूर करने के लिए कानून में बदलाव को भी तैयार हो गई थी, लिखित गारंटी के साथ। सरकार खुले मन से किसानों के साथ चर्चा कर रही है और लोकतंत्र में चर्चा के द्वारा ही समाधान होता है, यह हमारा विश्वास है और वैसे ही होगा, ऐसा हमें पूरी उम्मीद है। अब आप विस्तार से ये समझिए कि किसानों की सबसे बड़ी 5 मूल आशंकाएं क्या थी और सरकार उनके समाधान के लिए लिखकर क्या क्या दे रही थी। किसानों की आशंका है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा और कृषि उपज का व्यापार निजी हाथों में चला जाएगा। सरकार कह रही है कि वो एमएसपी की खरीद व्यवस्था के लिए लिखित आश्वासन दे रही है। किसानों की आशंका है कि सरकारी मंडियां कमजोर होंगी और किसान निजी मंडियों के चंगुल में फंस जाएंगे। सरकार ये प्रावधान करने को तैयार है कि राज्य सरकार निजी मंडियों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू कर सकती है। किसानों की आशंका थी कि अगर कोई विवाद हुआ तो सिविल न्यायालय में जाने का विकल्प उनके पास नहीं है, जिससे न्याय न मिलने का डर है। सरकार कह रही है कि अतिरिक्त सिविल कोर्ट में जाने का विकल्प भी दिया जा सकता है। किसानों की आशंका है कि बड़े उद्योगपति उनकी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। सरकार कह रही है कि किसान की जमीन पर स्पॉन्सर कुछ बनाने के लिए ना तो कर्ज ले सकेगा और ना ही उसको बंधक रख सकेगा। सरकार के तमाम सिपहसालार डैमेज कंट्रोल में लगे हैं। किसान विरोधी इमेज ना बन जाए इसलिए कवायद हो रही है। मोदी सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों ने मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन इस मोर्चेबंदी से भी बात बनती नहीं दिख रही है। मामला कितना गंभीर है इसको इस बात से समझ सकते हैं कि मंगलवार को भारत बंद था और मंगलवार को ही शाम होते होते ये खबर तेज हो गई कि अब गृह मंत्री अमित शाह सीधे किसानों से बात करेंगे। उन्होंने 13 किसान नेताओं से बात की, लेकिन बात रात के अंधेरे में गुम हो गई।